हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड की सेफेस्ट इन्वेस्टिंग कैसे की जाएगी, और उस वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप लोग जो है कि सबसे सेफ़ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैंने समझाने की कोशिश करी थी वहाँ पे, और उस पूरे प्रोसेस को हम लोग पैसिव इन्वेस्टिंग का नाम देते हैं कि वहाँ पे हमें ज़्यादा जो है सोचना और नहीं होता, और एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे सिंपली जो है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और जो कि वहाँ पे निफ्टी 50 या जिस भी तरह की इंडेक्स में हम इन्वेस्ट करना चाहें, वहाँ पे उस तरह के सभी उस रेशियो में जो शेयर होते हैं वहाँ पे अपने आप वो इन्वेस्ट हो जाता है। तो गाइज़ आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है हम एक्टिवली मार्केट में इन्वॉल्व होके और अच्छे रिसर्च करके हम अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम जो है रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ उन उन विषयों पे, उन टॉपिक्स पे जो समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से अच्छे स्टॉक्स को ढूंढेंगे। उसके लिए ये कुछ जो टर्मोलॉजी है फाइनेंशियल मार्केट की, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इस पूरी वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करूँगा। और दोस्तों ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती थी। तो लोगों का कहना है कि वीडियो को थोड़ा अगर छोटा बनाया जाए तो और अच्छा और इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस पार्ट में हम थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जब सेकंड पार्ट आएगा वो प्रैक्टिकल होगा, और जिसमें अगर कुछ नहीं भी समझ में आता है तो दोस्तों आपको नेक्स्ट पार्ट में उस चीज़ को जब हम रिपीट करेंगे प्रैक्टिकल, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो गाइज़ मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में, और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं किस तरीके से अच्छे स्टॉक को एक ही नज़र में पकड़ा जा सके, स्ट्रॉन्ग स्टॉक को हम एक ही नज़र में पकड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं अपने उन सारे टॉपिक्स को जिससे कि हमें फ़ायदा मिलने वाला है आगे की सारे स्टॉक सिलेक्शन में। तो लेट्स गो गाइज। तो दोस्तों चलिए चर्चा कर लेते हैं कुछ जो मेन इनके टॉपिक्स हैं, जो इनकी टर्मोलॉजी है उनको समझ लेते हैं, ताकि आगे की जितनी भी वीडियोस हैं वहाँ पे हमें जो इनकी प्रॉब्लम्स ना आए समझने में कि इनका मतलब क्या है। क्योंकि इनका यूज़ हमें शायद आगे बहुत सारी वीडियो में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मार्केट कैप गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे सबसे पहले हम। इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं और क्या क्या चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से हम स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे जो बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें हम आने वाली है पहले वो चर्चा कर लेते हैं उनकी, और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस पे चलेंगे। तो मार्केट कैप क्या होता है दोस्तों? मार्केट कैप होता है कंपनी की पूरी जो वैल्यू होती है उस टाइम, उसे हम मार्केट कैप कहते हैं। तो जैसे कि ये कैसे कैलकुलेट होता है कि इसमें जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय आप जो प्राइस चल रहा होता है उससे करते हैं, तो मार्केट कैप निकल होता है। ये डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है, जैसे जैसे कि प्राइस अप डाउन होता है उस हिसाब से मार्केट कैप जो है चेंज होता रहता है। तो मार्केट कैप के बाद आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों इसका हम हर चीज़ का जो है एक ओवरव्यू ले रहे हैं, हम डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि डीपली समझने में फिर बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें बस देखनी है, हम उस चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो जैसे मार्केट कैप के बारे में बताया मैं, तो मार्केट कैप दोस्तों अगर हम अलग अलग तरीके से इसमें इसके हिसाब से फिर कंपनीज़ की वैल्यूएशन होती है, साइज़ का पता लगता है। तो कैसे होता है कि जैसे अगर कोई जो छोटी कंपनी है अगर 100 करोड़ की है तो उसे हम माइक्रो कैप बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर वो 1000, 1200, 1500 करोड़ की है तो उसे स्मॉल कैप बोलेंगे। उसके ऊपर 5000 करोड़ तक अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप होता है। उसके बाद इसका कुछ क्राइटेरिया इन्होंने डिस्कस कर रखा है, एनएससी बीएससी पे लिखा हुआ है इस चीज़ के बारे में। तो वो मोटा मोटी मैं अगर मानूँ तो 5000 से 20,000 के बीच को मिड कैप बोलता हूँ, और 20,000 से ऊपर की कंपनियों को मैं लार्ज कैप बोलता हूँ। तो क्योंकि कंपनियों का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो इस वजह से ही इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है मैंने। और बाकी इसका जो डेफिनेशन के हिसाब से है वो दोस्तों कुछ और ही है, वो एनएससी बीएससी पे आपको मिल जाएगा। दूसरा रिटर्न ऑन इक्विटी का होता है दोस्तों कि जो रिटर्न हम पर इक्विटी पे अर्न कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी होती है, जो स्टॉक शेयर होता है, उस पर इक्विटी पे हम कितना रिटर्न अर्न कर रहे हैं उसे रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, अब आप मान लीजिए कि पर इक्विटी आप
पैसा आप लगा रहे हैं 500 रुपये, आप कमा रहे हैं 100 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, तो वो जो है जस्टिफाइड नहीं है। तो उस चीज़ को क्या है, हम फिर सही नहीं मानते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज बेसिस पे एक रेशियो है, तो परसेंटेज बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम 20 से ऊपर जनरली अच्छा मानते हैं इसको। अगर कंपनी का सिलेक्शन के बेस पे अगर देखा जाए तो 20 से ऊपर इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अगली चीज़ क्या होती है दोस्तों की ROC। तो ROC क्या होता है दोस्तों की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब कि जो हमने पैसा लगाया उस पर हम कितना रिटर्न अर्न कर पा रहे हैं। मान लीजिए हमने 100 रुपये का लगाया और उस पर हम 20 रुपये अर्न कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। तो हमने कितना पैसा लगा के कितना हम कमा पा रहे हैं, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ओके, अगली चीज़ हमारी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनके बेस पे हम अलग अलग चीज़ें इसमें देख पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं। तो पहली चीज़ जो है P&L आप देख पा रहे हैं। P&L में क्या होता है कि P&L आपको जो है कि आपकी जो खर्चे होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें P&L में मिल जाती हैं। नेट प्रॉफिट, ये सब इसमें हमें देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे हमने कितना सेल किया है और उस सेल के बाद हमने कितना खर्च किया था, क्या क्या चीज़ें, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, टैक्स और डिप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारे अगर माइनस करते हैं उसके बाद हमारे पास कितना इसमें नेट प्रॉफिट बचता है, क्या प्रॉफिट आता है, इन हैंड में क्या बचता है। तो इस तरह की कैलकुलेशन हमें इस P&L से देखने को मिल जाती है। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। बैलेंस शीट हो गया हमारा। बैलेंस शीट से हमें लायबिलिटी और असेट का अंदाज़ा लग जाता है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है और असेट कितनी है, और किस तरह की लायबिलिटी है और किस तरह के असेट्स भी हैं। अलग अलग तरह की लायबिलिटी एंड असेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे आगे। कैश फ्लो क्या होता है दोस्तों कि कैश फ्लो हमने ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज़ है उस पर हमने कितना कैश जनरेट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कितना कैश जनरेट किया या हमने इन्वेस्टिंग कितनी करी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमने कितना जो है इंटरेस्ट पे किया, कितना डिविडेंड पे किया। तो इस तरह की फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किस तरह का हमारा कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है। तो ये सारी इनफ्लो आउटफ्लो जो कैश की है हमें कैश फ्लो से पता लगती है। तो यहाँ पे इस तरह की जानकारी हम यहाँ से ले सकते हैं। अगली चीज़ हमारे पास क्या आती है दोस्तों, डेट टू इक्विटी। मीन्स कि आपने कितना कर्जा ले रखा है। एक्चुअल में इसका मतलब यही है कि पर इक्विटी कितना कर्जा ले रखा है आपने बैंक से। तो डेट टू इक्विटी, अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो अगर डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा होता है तो हम उसको अच्छा नहीं मानते। बेसिकली मेरा जो क्राइटेरिया है उसमें 1 से ऊपर अगर हुआ तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता। उसको मैं जनरली 0.5 to 0.75 से नीचे ही रखना पसंद करता हूँ। अगर इससे नीचे है तो ठीक है, तो कंपनी को मैं सिलेक्शन लिस्ट, वॉच लिस्ट में रखता हूँ। उसके बाद और अदर फर्दर स्टडीज़ होती हैं जो करने के बाद ही हम स्टॉक्स पिक करते हैं। तो ये ओवरव्यू है एक, जिसके में एक नज़र में हम पता कर सकते हैं कि ये शेयर अच्छा है या अच्छा नहीं है। अगली चीज़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें मिल रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। कई बार क्या होता है कि दोस्तों हमने रेवेन्यू किया, वो रेवेन्यू करने के बाद हमने जो एक्सपेंसेस माइनस किए तो वो वैल्यू आ गई ऑपरेटिंग। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें अदर जो कोई अगर इनकम है तो वो ऐड नहीं हो रही। मान लीजिए हमने कोई बिज़नेस सेल कर दिया है, उससे जो प्रॉफिट, उससे जो पैसा आया, उससे जो रिवेन्यू आई वो हमने इसमें ऐड नहीं किया, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ हुआ। समझ में आया कि हमने अदर कोई इनकम इसमें ऐड नहीं करी है इसमें, और अदर एक्सपेंसेस भी हमने इसमें लेस नहीं करे हैं। इंटरेस्ट, लाइक इंटरेस्ट, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें जो है इसमें अभी तक लेस नहीं हुई है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद जो भी हमारा मार्जिन आया, जो भी प्रॉफिट आया, हमने सीधे उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगली चीज़ हमारे पास क्या हो गई कि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या हो गई, मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, आपने सारा खर्चा जो भी है, टैक्स, एम्प्लॉय कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और अदर जितने भी तरह के एक्सपेंसेस है सारे अगर आपने रेवेन्यू में से माइनस कर दिए, उसके बाद जो बचा आपको इन हैंड सैलरी और इन हैंड पैसा, इन हैंड फंड जो भी बचा वो आपकी नेट प्रॉफिट कहलाएगी। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट इस तरीके से हम जान सकते हैं। ये P&L से पता लग जाता है हमको, और ये आपको अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ मैं। इसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे और वहाँ हमें इसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ अपने आप समझ में आ जाएगी कि हमें एक्चुअल में कहा क्या गया था। ठीक है, तो वहाँ पे हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे सेल्स ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होती है, मान लीजिए मैंने इस साल 100 रुपये की सेल्स करी, अगले साल मैंने 120 रुपये की सेल्स करी, तो यहाँ पे 20% के हिसाब से जो सेल्स ग्रोथ हुई है ये कहलाएगी सेल्स ग्रोथ। जो 20 रुपये का जो हमने ज़्यादा सेल्स किया वो सेल्स ग्रोथ कहलाएगी।
तो हम इसको परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करते हैं जनरली। तो एक पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक कैलेंडर ईयर कह सकते हैं हम, जो हमारा कि अप्रैल से मार्च होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, सॉरी फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर में जो भी सेल्स हुई और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग वो कितनी है, उसको बढ़ा है घटा है, वो सारी वो उसको हम सेल्स ग्रोथ और सेल्स डिक्रीज जो भी कहेंगे, इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगली चीज़ क्या है, फ्री कैश फ्लो। तो आपके पास सारा कुछ करने के बाद, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद एक्चुअल में आपके पास कैश क्या बचा, वो फ्री कैश फ्लो है। ये पैसा वो पैसा है जिसको कि आप डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप अपने पास कंपनी के एक्सपेंशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें इन स्टेटमेंट से पता लगती है। आगे हमारे पास आता है कि प्लेजिंग क्या होती है। दोस्तों प्लेजिंग ये हम छोटी कंपनियों में जनरली ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे फंड की प्रॉब्लम होती है, कई बार ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ पर्सनल नीड्स होती हैं कंपनी की, तो उन सारी चीज़ों के लिए हमें कई बार फंड की जो ज़रूरत होती है वो हम बैंक से अपने शेयर को प्लेज करके लेते हैं। अगर आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया जाए, तो जैसे कि अगर हमें घर में कभी हमें पैसों की तंगी हो गई है, तो हम जैसे अपना सोना या गोल्ड जो भी घर में रखा है वो हम किसी साहूकार के पास जाके उसके पास गिरवी रख देते हैं और उससे हम पैसा ले लेते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ को हम प्लेजिंग कहते हैं। तो ये जो है हमारी कंपनीज़ भी करती है। जो बड़े बड़े अगर एक्विजिशन करने होते हैं तो उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो जनरली छोटी कंपनियों के पास पैसा नहीं होता और उनको ग्रो करने के लिए जो है ये ज़रूरी होता है बहुत ही कि प्लेजिंग करें और पैसे इकट्ठा करें, ठीक है, फंड रेज करें। आगे क्या होता है, कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है दोस्तों, कि आपने जो भी सामान बनाया और उसके लिए जो रॉ मटेरियल से लेके सेल होने तक, जब तक आपके हाथ में फंड ना आ जाए, पैसा ना आ जाए, सेल करने के बाद जो पैसा हमें मिलता है, वो पूरे साइकिल को हम कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। और जितना छोटा होगा उतना आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी कम होगी, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जितनी कम होगी आपको बैंक से लोन उतना कम लेना पड़ेगा। गाइज समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये हम डेज़ में काउंट करते हैं कि जितना कम डेज़ लगेगा कैश कन्वर्ट करने में उसे, तो हमें उतनी जो फंड किसी से लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो ये कैश कन्वर्जन साइकिल होता है जो कि कम होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एनालिसिस करते हैं। मैनेजमेंट एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं है तो आपकी कंपनी कभी ग्रो नहीं कर सकती। तो मैनेजमेंट शुड बी क्लीन और शुड बी वेरी फेथफुल, ओके। तो इस तरह की चीज़ें मैनेजमेंट में देखने को मिलनी चाहिए। उनका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नज़रिया है, ओके, उनका जो पर्सपेक्टिव है ग्रोथ को लेके, कंपनी को लेके, वो सारा जो है क्लियर होना चाहिए। उसके पास हिस्ट्री, रिकॉर्ड, सारी चीज़ें हम चेक करते हैं मैनेजमेंट एनालिसिस में। अगली चीज़ हमारी एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो एनालिसिस इसमें ये करते हैं कि बिज़नेस की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, बिज़नेस आगे ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि अभी हम ईवी की बात करते हैं, एथनॉल की बात करते हैं, और फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। ये सारी क्या है, ये सारी एक एक्सपेक्टेशंस है कि आगे जाके ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसके बेस पे जो कंपनियां काम कर रही है, ड्रोन है, तो ये सारी कंपनियां जो काम कर रही हैं, हम इस पर अभी होप लगाए बैठे हैं कि ये कंपनियां आगे बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करेंगी, और मे भी करेंगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, वहाँ पे इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। ईवी पे बहुत सारी जितनी भी व्हीकल्स हैं वो ईवी पे आ गई हैं, क्योंकि जो पॉल्यूशन लेवल है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ह्यूमन जो है उसको बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं, इसलिए हमें पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ईवी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और यही हमारा फ्यूचर ग्रोथ प्लान होगा एक किसी कंपनी के लिए, कि वो किस तरीके से अपने आप को शिफ्ट कर रही है, क्या कर रही है, मैनेजमेंट क्या बता रहा है आपको, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। अगली चीज़ क्या है दोस्तों, कि हम चार्ट देख के जो चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी अभी किस लेवल पे खड़ी है, कौन सा स्टेज है। तो स्टेज एनालिसिस करते हैं, फिर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखते हैं कि ये इस रेंज में फंसा तो नहीं हुआ कहीं, ये एक अप ट्रेंड में है ना, ये रेजिस्टेंस पे जाके बार बार गिर तो नहीं जा रहा, सपोर्ट पे आगे ये टिका हुआ है कि नहीं टिका हुआ, कि उससे भी नीचे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है टेक्निकल स्टडी में जानने की कोशिश करते हैं।
ताकि हम लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेड के लिए अपनी ट्रेड जो भी है वो चूज़ कर सकें। जो बेस्ट ट्रेड होगी उस पर हम इन सब चीज़ों पे अगर जानकारी है हमारे पास तो इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके हम लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेड को चूज़ कर सकते हैं, बेस्ट जो हमारे लिए होगा। तो गाइज ये जो इस आज की जो स्टडी थी, ये स्टडी आपको इसलिए मैंने करवाई है कि हमें आगे जो स्टॉक सिलेक्शन का जो पूरा प्रैक्टिकल होगा ना वो इसी के बेस पे होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी है। तो एक बार आप इस वीडियो को फिर से देखें, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख के समझने की कोशिश करें, और इसके बाद भी समझ में नहीं आता तो दोस्तों वेट करिए, जो पार्ट 2 लेके आऊँगा वहाँ पे आपको जब प्रैक्टिकल दिखाएंगे इस चीज़ का कि किसको क्या कहते हैं और हम कैसे इसकी स्टडी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाऊँगा, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही था। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी जो है कि फाइनेंशियल नॉलेज उनकी बढ़ सके। और आप लोग जब शेयर करेंगे और चैनल ग्रो करेगा तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी आपके लिए जो है कि और अच्छे टॉपिक पे अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए बना के लाऊं और कोशिश करूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस दे सकूं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो कि बहुत लोगों के पास नहीं है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।